तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत कहता है कि ये मॉडल नाभिक को छोटी, गोल और ऊर्जा से भरी हुई पानी की बूंद की तरह देखता है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि वैज्ञानिक एक विशाल ऊर्जावान परमाणु नाभिक की तुलना पानी की एक साधारण बूंद से करते ही क्यों हैं? ये तो मतलब सेब और संतरे वाली बात नहीं हो गई? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब विज्ञान के काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, परमाणु का नाभिक एक ऐसी दुनिया है जिसे हम सीधे तौर पर कभी नहीं देख सकते। तो उसकी कल्पना कैसे करें? उसे समझें कैसे? हाँ, यहीं पर मॉडल्स काम आते हैं। ये मॉडल असलियत नहीं होते, बल्कि बल्कि असलियत को समझने के लिए बनाए गए वैचारिक उपकरण होते हैं। और पानी की बूंद और नाभिक में कुछ ऐसी गहरी समानताएं हैं जो पहली नजर में नहीं दिखती। अच्छा, जैसे कि क्या? मुझे तो बस अंतर ही दिख रहे हैं। चलिए, समानताओं पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली समानता है घनत्व। एक परमाणु नाभिक का घनत्व आश्चर्यजनक रूप से लगभग एक समान होता है, चाहे वो हाइड्रोजन का छोटा सा नाभिक हो या यूरेनियम का विशाल नाभिक। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक बूंद का घनत्व हर जगह एक जैसा होता है। ओके। दूसरी समानता है आकार। दोनों ही गोलाकार रूप लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये ऊर्जा के लिहाज से सबसे स्थिर अवस्था होती है। ठीक है, घनत्व और आकार ये बात समझ में आई। लेकिन नाभिक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मतलब अलग-अलग कणों का एक झुंड है और पानी एक तरल है। क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा सरल नहीं हो जाती? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये मॉडल नाभिक के अलग-अलग कणों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उनके सामूहिक व्यवहार पर ध्यान देता है। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे हम पानी की बूंद की बात करते समय हर एक H2O अणु के बारे में नहीं सोचते। हाँ, हम उसे एक पूरी इकाई के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, दोनों के अंदर के कण बूंद में पानी के अणु और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो ये मॉडल हमें एक अनदेखी दुनिया के सामूहिक व्यवहार की कल्पना करने का एक ठोस आधार देता है। अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है जो हमें कुछ बहुत ही जटिल चीज के उसके सामूहिक चरित्र को समझने में मदद करता है। और आपने कहा कि कण आपस में जुड़े रहते हैं। हमारा स्रोत भी यही कहता है। जैसे पानी की बूंद में अणु आपस में बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ताकतवर बल से आपस में जुड़े रहते हैं। इस ताकतवर बल के बारे में कुछ और बताइए। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये ताकतवर बल असल में प्रकृति की 4 मूलभूत शक्तियों में से एक है, जिसे हम शक्तिशाली नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ओके। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल है, जो विद्युत चुंबकीय बल से भी लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। 1 मिनट, 100 गुना ज्यादा? ये तो अविश्वसनीय है। अगर ये बल इतना ही शक्तिशाली है तो ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस क्यों नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण तो हर पल महसूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चलाता है। ये सबसे ताकतवर बल कहाँ छिपा है? क्या बेहतरीन सवाल है। ये इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है, इसकी रेंज। ये बल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटी दूरियों पर काम करता है, लगभग एक नाभिक के आकार जितनी दूरी पर। मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी दूरी पर? हाँ, बहुत ही ज्यादा। जैसे ही कण इस छोटी सी सीमा से थोड़ा सा भी दूर जाते हैं, ये बल लगभग शून्य हो जाता है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर लेकिन सबसे शर्मीला बल है। वाह। ये सिर्फ नाभिक के छोटे से दायरे में ही अपना असली रूप दिखाता है। तो इसका मुख्य काम क्या है? ये इतनी ताकत लगाकर करता क्या है? इसका एक ही काम है, नाभिक को एक साथ बांधे रखना। सोचिए, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ। अब भौतिक विज्ञान का एक बुनियादी नियम है कि समान चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। रिपेल करते हैं। सही कहा। तो नाभिक के अंदर मौजूद सारे प्रोटॉन एक दूसरे को पूरी ताकत से बाहर धकेल रहे होते हैं। अगर सिर्फ यही विद्युत चुंबकीय बल काम कर रहा होता तो कोई भी नाभिक टिक ही नहीं पाता, सब फट जाते। बिल्कुल, एक पल के लिए भी नहीं। तो ये शक्तिशाली नाभिकीय बल उस धक्के का मुकाबला करता है। बिल्कुल। अरे, ये उस धक्के पर पूरी तरह हावी हो जाता है।
ये बल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक दूसरे की तरफ इतनी जोर से खींचता है कि प्रोटॉनों का आपसी प्रतिकर्षण उसके सामने बौना पड़ जाता है। कमाल है। इसी वजह से परमाणु का अस्तित्व है और इसी वजह से हम और आप मौजूद हैं। ये सोचना ही अविश्वसनीय है कि इतना सब कुछ एक परमाणु के केंद्र में हो रहा है। तो नाभिक के अंदर एक तरह का संतुलन का खेल चल रहा है। एक बल जो सब कुछ एक साथ रखना चाहता है और दूसरा जो उसे तोड़ना चाहता है। हाँ। हमारा स्रोत भी दो विरोधी ताकतों का जिक्र करता है। पहली है सतही तनाव। स्रोत कहता है बूंद की सतह पर जैसा सतह तनाव होता है, नाभिक की सतह पर भी न्यूक्लियॉन पर एक अलग तरह का बल लगता है जो उसकी स्थिरता को तय करता है। हाँ। और फिर तुरंत बाद स्रोत दूसरी ताकत का उल्लेख करता है जिसे वो एक चुनौती कहता है। लेकिन नाभिक के अंदर एक चुनौती भी होती है। सभी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिसे कूलॉम प्रतिकर्षण कहा जाता है। तो इन दोनों ताकतों के बीच का संतुलन क्या है? यह सतही तनाव वाली बात क्या है? यह लिक्विड ड्रॉप मॉडल का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। चलिए पहले सतही तनाव को समझते हैं। पानी की एक बूंद की सतह पर जो अणु होते हैं उन्हें सिर्फ अंदर के अणु अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि बाहर तो हवा है। हाँ, बाहर से कोई खिंचाव नहीं है। सही। इस एक तरफा खिंचाव की वजह से सतह पर एक तनाव पैदा होता है जो बूंद को सिकोड़कर उसे कम से कम सतही क्षेत्रफल यानी गोलाकार आकार देने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये एक तरह की अदृश्य त्वचा की तरह है जो सब कुछ अंदर समेटे रखती है। बिल्कुल सही कहा, एक अदृश्य त्वचा। अब इसी की कल्पना नाभिक के स्तर पर कीजिए। नाभिक की सतह पर जो न्यूक्लियॉन होते हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें भी अंदर के न्यूक्लियॉन अपनी तरफ शक्तिशाली नाभिकीय बल से खींचते हैं। ओके। यह खिंचाव एक तरह का नाभिकीय सतही तनाव पैदा करता है। यह बल नाभिक को गोलाकार बनाए रखने और उसे स्थिर रखने में मदद करता है। यह एक तरह का गोंद है जो सतह को बांधे रखता है। और इसके खिलाफ काम करने वाली ताकत है कूलॉम प्रतिकर्षण, यानी प्रोटॉनों का एक दूसरे को धकेलना। हाँ, कूलॉम प्रतिकर्षण ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है। छोटे नाभिकों में जहां प्रोटॉन कम होते हैं, ये प्रतिकर्षण बल शक्तिशाली नाभिकीय बल और सतही तनाव की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए नाभिक स्थिर रहता है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे यूरेनियम में, तो संतुलन बिगड़ने लगता है। बिल्कुल, यूरेनियम में बांदे प्रोटॉन होते हैं तो ये संतुलन बहुत नाजुक हो जाता है। क्यों? बड़े नाभिकों में ऐसा क्या बदल जाता है? यहाँ पर दोनों बलों की प्रकृति का अंतर सामने आता है। देखिए, कूलॉम प्रतिकर्षण लंबी दूरी का बल है। मतलब नाभिक के अंदर हर प्रोटॉन दूसरे हर प्रोटॉन को धकेलता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। अच्छा। वहीं शक्तिशाली नाभिकीय बल सिर्फ अपने पड़ोसी कणों पर ही असर डालता है। तो एक बड़े नाभिक में ये ढकेलने वाला बल बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, और नाभिक की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। नाभिक का पूरा अस्तित्व इन दोनों विरोधी ताकतों के बेहद नाजुक संतुलन पर टिका होता है। सतह तनाव जो उसे जोड़कर रखना चाहता है और कूलॉम प्रतिकर्षण जो उसे तोड़ना चाहता है। एकदम सही। ये तो किसी रस्सी खींच के खेल जैसा लगता है जो परमाणु के केंद्र में लगातार चल रहा है। और यहीं से शायद हम चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। स्रोत में एक बहुत ही नाटकीय विवरण है। अगर नाभिक को अतिरिक्त ऊर्जा दी जाए तो वह पानी की बूंद की तरह खिंचने लगता है और फिर अचानक दो हिस्सों में फट जाता है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ये कैसे होता है? यहाँ लिक्विड ड्रॉप मॉडल अपनी पूरी क्षमता दिखाता है। चलिए चरण दर चरण समझते हैं। कल्पना कीजिए कि यूरेनियम का एक बड़ा भारी नाभिक है जो उस नाजुक संतुलन के बारे में हमने अभी बात की। वो एक कांपती हुई बूंद की तरह है। हाँ बिल्कुल। अब बाहर से उसे थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। मान लीजिए एक न्यूट्रॉन आकर उससे टकराता है। जैसे पानी की शांत सतह पर एक कंकड़ फेंकना, बूंद में लहरें उठने लगती हैं। बहुत अच्छा सादृश्य है। उस अतिरिक्त ऊर्जा से नाभिक रूपी बूंद में कंपन होने लगता है। वो कांपने और डगमगाने लगती है। अगर ऊर्जा काफी है तो ये गोलाकार बूंद खींचने लगती है और एक डंबल का आकार ले लेती है। ठीक है, तो बूंद अब गोल नहीं रही, वो खिंचकर डंबल जैसी हो गई है। दो गोल सिरे जो एक पतली गर्दन से जुड़े हैं। इस आकार के बदलने से क्या होता है? अब इस डंबल के आकार की कल्पना कीजिए। दोनों सिरों पर प्रोटॉनों का जमावड़ा हो गया है और उनके बीच की दूरी बढ़ गई है।
यहीं पर खेल बदल जाता है। कैसे? इस स्थिति में लंबी दूरी वाला कूलम्ब प्रतिकर्षण उन दोनों सिरों को एक दूसरे से और भी जोर से धकेलने लगता है, और छोटी दूरी वाला सतही तनाव जो उस पतली सी गर्दन को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो रस्सी खींच के खेल में धकेलने वाली टीम जीत जाती है। बिल्कुल। एक बिंदु आता है जब प्रतिकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उस गर्दन को तोड़ देता है, और बूम, वो एक बूंद दो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है। हाँ, और ज्यादा स्थिर नाभिकों में। और यही न्यूक्लियर फिशन है। और इसी प्रक्रिया में वो भयानक ऊर्जा निकलती है जिसके बारे में हम सुनते हैं। वो कहाँ से आती है? वो ऊर्जा उस बंधन ऊर्जा से आती है जिसने मूल नाभिक को एक साथ बांध रखा था। जब वो टूटकर दो ज्यादा स्थिर नाभिक बनाता है तो कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, जैसा कि आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² में बताया गया है। और ये कोई मामूली ऊर्जा नहीं होती होगी। मामूली। इस प्रक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा जैसे कोयला जलाने से मिलने वाली ऊर्जा से लाखों गुना ज्यादा होती है। लाखों गुना? हाँ, मतलब एक मटर के दाने जितनी यूरेनियम के विखंडन से जितनी ऊर्जा निकलती है, वो कई टन कोयला जलाने के बराबर है। ये वाकई कमाल है। पानी की एक बूंद के खिंचने और टूटने की सरल सी कल्पना से हम न्यूक्लियर फिशन जैसी जटिल प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो अब तक की चर्चा को संक्षेप में देखें तो हमने एक सादृश्य से शुरुआत की, नाभिक के अंदर काम करने वाली ताकतों को समझा और देखा कि जब उन ताकतों का संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है। स्रोत का निष्कर्ष भी यही है। तो ये था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, नाभिक को समझने का सबसे आसान और वास्तविक तरीका। तो मेरा सवाल ये है कि इस सरल से मॉडल का भौतिकी की दुनिया में इतना महत्व क्यों है? ये एकदम सटीक तो नहीं होगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये मॉडल हर चीज की व्याख्या नहीं करता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सरलता ही है। हमें इसके महत्व को समझने के लिए 1930 के दशक में जाना होगा, जब इसे नील्स बोर और जॉन व्हीलर जैसे वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। उस समय तो परमाणु नाभिक एक बहुत बड़ा रहस्य रहा होगा। बहुत बड़ा। इस मॉडल ने वैज्ञानिकों को पहली बार नाभिक या बंधन ऊर्जा की ठीक-ठाक गणना करने का एक तरीका दिया। तो क्या इसने वैज्ञानिकों को पहली बार ये अंदाजा दिया कि परमाणु में कितनी ऊर्जा छिपी है? बिल्कुल। ये नाभिकीय बम बनने से भी पहले की बात है। इस सरल से मॉडल ने ही पहली बार वैज्ञानिकों को गणितीय रूप से ये दिखाया कि यूरेनियम जैसे भारी तत्व को तोड़ने से कितनी ज्यादा ऊर्जा निकल सकती है। ये सिर्फ एक अकादमिक विचार नहीं था। नहीं, इसने दुनिया को बदलने वाली तकनीक की नींव रखी। न्यूक्लियर फिशन की खोज के बाद वैज्ञानिक हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने उन्हें एक विजुअल और गणितीय ढांचा दिया जिससे वे इस प्रक्रिया को समझ सकें। ये एक तरह का पहला कदम था, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। लेकिन विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता है, तो इस मॉडल की सीमाएं क्या थीं? इसने क्या नहीं समझाया? बहुत अच्छा सवाल है। ये मॉडल नाभिक की कई क्वांटम विशेषताओं को नहीं समझा पाता। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50 जैसी कुछ खास संख्याएं होती हैं, वे असाधारण रूप से स्थिर होते हैं। अच्छा, कुछ खास संख्याएं? हाँ, इन संख्याओं को मैजिक नंबर्स कहा गया। मैजिक नंबर्स? जी। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो नाभिक को एक समान तरल मानता है, ये नहीं समझा सका कि ये खास संख्याएं इतनी स्थिर क्यों हैं। तो फिर इन मैजिक नंबर्स को कैसे समझाया गया? इसके लिए बाद में और ज्यादा जटिल मॉडल जैसे शेल मॉडल विकसित किया गया। ये मॉडल नाभिक को एक तरल बूंद की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे सौर मंडल की तरह देखता है, जिसमें न्यूक्लियॉन अपनी अपनी कक्षाओं या शेल्स में घूमते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु में घूमते हैं। बिल्कुल। जब ये शेल्स पूरी तरह भर जाते हैं तो नाभिक बहुत स्थिर हो जाता है, और यही मैजिक नंबर्स का राज था। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत थी। एकदम सही। तो कुल मिलाकर पानी की एक साधारण बूंद की कल्पना हमें परमाणु नाभिक के अंदर की जटिल दुनिया को समझने का एक पहला लेकिन शक्तिशाली रास्ता दिखाती है।
यह हमें बताती है कि वहाँ कैसे शक्तिशाली ताकतें एक दूसरे से जूझ रही हैं और कैसे उस संतुलन के टूटने से न्यूक्लियर फिशन जैसी अद्भुत और शक्तिशाली प्रक्रिया होती है। एक छोटी सी बूंद हमें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा के स्रोत का राज बताती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये पूरा मॉडल संतुलन के बारे में है। एक तरफ जोड़ने वाला शक्तिशाली नाभिकीय बल और सतही तनाव, और दूसरी तरफ तोड़ने वाला कुलोम्ब प्रतिकर्षण बल। ये सोचना कितना अद्भुत है कि हमारे ब्रह्मांड की स्थिरता और अस्थिरता दोनों ही एक परमाणु के केंद्र में मौजूद इन विरोधी ताकतों के एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिकी हुई हैं। ठीक एक कांपती हुई पानी की बूंद की तरह, जो किसी भी पर स्थिर रह सकती है या फिर टूटकर अपार ऊर्जा के साथ बिखर सकती है।